कर रही थी आरबीएससी बोर्ड के सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है विलियन, जिसमें हमने लगभग सब चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और जिसमें हम लास्ट टॉपिक जो था वो था अणुसंख्या गुणधर्म। अगर आपको अणुसंख्या गुणधर्म करने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उसका लिंक देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे वॉन्ट ऑफ गुणांक की। वॉन्ट ऑफ गुणांक, सबसे पहले वॉन्ट ऑफ गुणांक करने से पहले हमें अणुसंख्या गुणधर्म पता होने चाहिए कि हमारे कौन कौन से अणुसंख्या गुणधर्म हैं। सबसे पहला जो अणुसंख्या गुणधर्म हमने किया था वो था हमारे पास था वाष्प दाब अवनमन, पी नोड ए माइनस पी ए अपॉन पी नोड ए। ये है ये इसके अंदर ये बराबर होता है विलय के मूलों की संख्या के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। सेकंड हमारे पास है, इसके अंदर बात कर रहे थे क्वथनांक उन्नयन की, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी एम। तीसरा है डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। और चौथा है हमारे पास प्रासरण दाब, पाई वी इज इक्वल टू एन एस टी या एन आर टी हमने पढ़ा था। वी को इधर ले जाएं, पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी और एन अपॉन वी होता है सी, तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी। इसके अंदर हम देखेंगे कि जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी अणुसंख्या गुणधर्म है, ये डिपेंड कर रही है विलय के मूलों की संख्या की। अगर हम मूललता को देखें तो विलय के मूलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में, विलय के मूलों की संख्या और इसमें भी विलय के मूलों की संख्या। तो जैसे जैसे विलय के मूलों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे अणुसंख्या गुणधर्म का मान भी बढ़ता है। अब देखो कि हमने मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, हमने इसमें ग्लूकोज डाला, हमने 1 मोल ग्लूकोज डाला तो इस विलयन में भी वो 1 मोल ही रहेगा। तो हमने जो कैलकुलेटेड वैल्यू निकाली है और हमारी जो प्रैक्टिकल वैल्यू है, जो प्रेक्षण मान है, वो दोनों बराबर आएंगे क्योंकि हमने 1 मोल के लिए ही कैलकुलेशन किया था और उसमें 1 मोल ही प्रेजेंट है। लेकिन अगर हमने इसके अंदर NaCl डाल दिया, हमने डाला 1 मोल NaCl, तो हम कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग करेंगे? 1 मोल के अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन जैसे ही हमने इसको जल में घोला तो ये आयनीकृत हो जाएगा, Na+1 और Cl-1 बनाएगा। अब विलयन में इसके कितने मोल हो गए? 2 मोल। तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी वो तो 1 मोल के अकॉर्डिंग आएगी, लेकिन जो प्रैक्टिकल वैल्यू आएगी वो 2 मोल के अकॉर्डिंग आएगी, यानी कि प्रैक्टिकल वैल्यू ज्यादा आएगी, प्रेक्षण मान ज्यादा आएगा। तो आई हमारे पास क्या है? आई हमें बताता है कि सहगुणन के पश्चात, यानी कि आयनों के जुड़ने के पश्चात या फिर आयनों के टूटने के पश्चात मूलों की संख्या में क्या चेंज आ रहा है, वो आई हमें बताता है। तो यहाँ पर आई का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आई का फॉर्मूला क्या है कि आयनन या सहगुणन के पश्चात मोल बटे से पूर्व मोल कितने हैं, पूर्व कणों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। कुछ एक मोल्स ऐसे, कुछ एक जो हैं वैद्युत अपघट ऐसे भी हैं जो जल में घुलने के बाद या विलायक में घुलने के बाद जुड़ जाते हैं। जैसे हमने लिया एसिटिक एसिड, इसके 2 मोल लिए, जैसे ही हमने इसको बेंजीन में घोला तो बेंजीन में घोलने के बाद क्या होगा कि इसके 2 मोल आपस में चिपक जाएंगे, जुड़ जाएंगे। वो कैसे? हाइड्रोजन बंध के द्वारा। ये हमारे पास 1 मोल है, एक अणु है उसका, और दूसरा अगर हम ले तो वो CH3COOH इस तरीके से, और यहाँ हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहाँ हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि हमने 2 मोल लिए थे, जुड़ने के बाद वो विलयन में जाकर 1 मोल बन गया। यानी कि हमने जो कैलकुलेटेड वैल्यू निकाली है वो 2 मोल के अकॉर्डिंग निकाली है। यानी कि हमारे जो अणुसंख्या गुणधर्म आएंगे उसमें मोलों की संख्या 2 मोल है, लेकिन प्रैक्टिकल वैल्यू जो आएगी उसमें मूलों की संख्या 1 मोल है। 1 मोल है तो अणुसंख्या गुणधर्म भी चेंज हो जाएंगे, आधे रह जाएंगे। यहाँ अगर मूलों की संख्या आधी रहेगी तो अणुसंख्या गुणधर्म भी आधे रह जाएंगे, और यहाँ मूलों की संख्या दुगनी होगी तो अणुसंख्या गुणधर्म भी क्या हो जाएंगे? दुगने हो जाएंगे। अब कुछ जो चेंज होते हैं वो देखते हैं, कहाँ कहाँ चेंज होता है आयनन या सहगुणन के पश्चात, और क्या चीज है जो चेंज नहीं होती है वो है। पहले तो हम बात कर रहे हैं कि वियोजन हो रहा है या फिर सहगुणन हो रहा है। अब इसके अंदर चेंज कहाँ आ रहा है? सबसे पहले मूलों की संख्या, मूलों की संख्या में क्या चेंज आ रहा है?
फिर अणुसंख्यक गुणधर्म में क्या चेंज आ रहा है? अगर आपको ये टेबल समझ में आ गए तो आपको ये वांट ऑफ गुणांक समझ में आ जाएगा। बड़े ध्यान से देखिए इसको। हाँ जी, अणुसंख्यक गुणधर्म के बाद तीसरा जो आएगा हमारे पास वो होगा आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान। और यहां हम देखते हैं कि आई का मान बढ़ेगा या घटेगा, वांट ऑफ गुणांक का मान बढ़ेगा या घटेगा। अब वियोजन में हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं NaCl का। Na+1 लिया और Cl-1 लिया। अब देखो हमने कितने मोल डाले, 1 मोल डाला। विलयन में जाने के बाद कितने मोल हो गए? 2 मोल हो गए। अब मोलों की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। और अगर मोलों की संख्या बढ़ रही है तो अणुसंख्यक गुणधर्म भी क्या होंगे? बढ़ेंगे, क्योंकि अणुसंख्यक गुणधर्म जो है वो विलय के मोलों की संख्या पर डिपेंड कर रहे हैं। तो अणुसंख्यक गुणधर्म भी क्या होंगे? बढ़ेंगे। लेकिन मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा? वो घट जाएगा। यहाँ जितना 1 मोल का द्रव्यमान है, यहाँ उतना 1 मोल का द्रव्यमान नहीं है। मोलर द्रव्यमान क्या हो गया? कम हो गया। यहाँ जो 1 मोल था, यहाँ उससे 2 मोल बन गए, टूट गए। जैसे अगर हम बात करें कि ये है, अगर हम इसको तोड़ते हैं, बीच में से तोड़ेंगे, तो इसके 1 मोल का 1 पार्ट का द्रव्यमान है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ मोलर द्रव्यमान क्या हो गया? आणविक द्रव्यमान क्या हो गया? कम हो गया। आई डिपेंड करता है मोलों की संख्या पर। अगर मोलों की संख्या बढ़ रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो आई की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं तो आई इज ग्रेटर देन 1। सहगुणन में बात करते हैं कि हमने 2 मोल लिए एसिटिक एसिड के और ये जुड़कर 1 मोल बन गया। इसको हम ऐसे लिखें, 1 मोल बन गया, ये 1 मोल है। तो यहाँ पर मोलों की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होंगे? बिल्कुल कम हो जाएंगे। लेकिन आणविक द्रव्यमान बढ़ जाएगा। यानी कि हमारे पास ये जो 2 अलग अलग पार्टिकल हैं, इसका द्रव्यमान है और इसका द्रव्यमान, अब ये 2 मोल हैं, 2 अलग अलग हैं। जैसे ही हमने इनको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद ये 1 बन गया। अब इनका जो द्रव्यमान होगा वो इनको अलग अलग अगर हम देखें, उनके कंपैरेटिवली ऑब्वियसली ज्यादा होगा, तो मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब अगर मोलों की संख्या बढ़ गई है तो आई का मान क्या हो जाएगा? मोलों की संख्या यहाँ कम हो रही है तो आई का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर मोलों की संख्या ना तो बढ़ रही है ना घट रही है तो आई भी क्या होगा? उतना ही रहेगा। जो अणुसंख्या गुणधर्म है वो भी उतने ही रहेंगे। और अगर हम बात करें आणविक द्रव्यमान की तो वो भी उतना ही रहेगा। अगर हम बात करें कि आई की, तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई का फॉर्मूला होगा प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म बटे सैद्धांतिक अणुसंख्य गुणधर्म। तो आई है, अगर हमें प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म निकालने कि हमारी प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी आएगी, अगर हमारे पास सैद्धांतिक अणुसंख्य गुणधर्म है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, तो प्रेक्षित हम कैसे निकालेंगे? प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इंटू सैद्धांतिक अणुसंख्य गुणधर्म। अब देखो, और इसके अंदर इसका एक और फॉर्मूला है। अगर आपको आई निकालना है और आपके पास मोलर द्रव्यमान है, आणविक द्रव्यमान है, तो ये फॉर्मूला अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि अणुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं वो आणविक द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये फॉर्मूला जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास फॉर्मूला बनेगा सैद्धांतिक आणविक द्रव्यमान या सामान्य आणविक द्रव्यमान जो होता है बटे प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसका न्यूमेरिकल भी आएगा। अगर आपको अणुसंख्य गुणधर्म देखनी है तो उसके अंदर प्रेक्षित वैल्यू ऊपर आएगी। अगर आपको आणविक द्रव्यमान देखना है तो उसमें सैद्धांतिक वैल्यू ऊपर आएगी। अब हम बात करते हैं कि जो नए फॉर्मूले बनेंगे इसके अकॉर्डिंग, वो फॉर्मूले हम कैसे बनाएंगे। पहले हम बात करते हैं वाष्पदाब अवनमन की। वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन पी नोड ए अपॉन पी ए माइनस पी ए अपॉन पी नोड ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब हमारे पास आई आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपको इसका प्रेक्षित मान याद करना है कि प्रैक्टिकल वैल्यू क्या होगी, तो वो क्या हो जाएगा? प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म इज इक्वल टू आई इंटू अणुसंख्य सैद्धांतिक, ये सैद्धांतिक अणुसंख्य गुणधर्म है। अगर आपको इसका प्रेक्षित मान निकालना है तो हम इसको आई से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही डेल टी बी इज इक्वल टू के बी एम है,
इंटू आई। ऐसे ही डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम है, इसको आई से मल्टीप्लाई करेंगे, और पाई इज इक्वल टू सी आर टी था तो इसको आई से मल्टीप्लाई करेंगे, आई सी आर टी। ओके, अब हम बात करते हैं अल्फा और आई के बीच में क्या संबंध है। अल्फा क्या है? अल्फा है सहगुणन या वियोजन की मात्रा, कि कितना वो सहगुणित हो रहा है या कितना वो वियोजित हो रहा है। जैसे हमने लिया कि सबसे पहले आई और आयनन की मात्रा में संबंध, आई पॉइंट ऑफ गुणांक और आयनन की मात्रा यानी कि अल्फा के बीच क्या संबंध है। तो यहाँ हमारे पास आयनन वाला जो एग्जांपल था वो था NaCl जो है ये टूट रहा है Na+1 और Cl-1 में। तो जैसे ही हमारे पास 1 मोल लेंगे हम और ये टूटकर बनाएगा N मोल। जैसे NaCl था 1 मोल था इसका और इसने बना दिए टूटने के बाद 2 मोल, N मोल 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो प्रारंभ में अगर हम देखें तो प्रारंभ में हमारे पास इसका 1 मोल है और इसके कितने हैं 0। और अगर हम बात करें साम्यावस्था पर या जब इसका आयनन हो रहा है या उस केस में क्या होगा। अब देखो अल्फा का मतलब क्या है कि कितने अणु इसके वियोजित हो चुके हैं, क्योंकि ये दुर्बल अपघट्य को लेकर कर रहे हैं हम, तो इसके कितने अणु जो हैं वो कितने मोल जो हैं इसके वियोजित हो चुके हैं। मान लो इसके अल्फा मोल वियोजित हो गए तो बचा कितना, ये 1 माइनस अल्फा। मान लो ये 100 ग्राम था और उसमें से 20 ग्राम ये अपघटित हो चुका है, तो बाकी कितना बचा 100 माइनस 20 तो 80 बचा, वही है ये 1 माइनस अल्फा बच गया। अब देखो 1 मोल से इसका 1 मोल है, 1 मोल से कितने मोल बन रहे हैं N मोल बन रहे हैं, तो फिर 1 माइनस अल्फा से कितने बन जाएंगे 1 माइनस 1 मोल था, 1 मोल से कितने बन रहे थे N बन रहे थे, तो N से कितने बन जाएंगे N अल्फा, N से कितने बन जाएंगे N अल्फा। हाँ जी हाँ जी, बात कर रहे हैं आई और आयनन की मात्रा यानी कि अल्फा के मध्य संबंध। एक मोल है, इसके टूटने से बन रहे हैं N मोल। ठीक है, प्रारंभ में बात करें तो इसका 1 मोल है, इसका भी ये वियोजित होना स्टार्ट नहीं हुआ है, और साम्य अवस्था पर इसके कितने हो जाएंगे, साम्य अवस्था पर मान लो इसके अल्फा मोल टूट चुके हैं, तो बाकी कितना बचा 1 माइनस अल्फा। मान लो कि 100 था, 100 में से 20 ग्राम ये जो है वियोजित हो चुका है, तो बाकी कितना बचा 100 माइनस 20 यानी कि 80। वही चीज यहाँ है, 1 मोल था, अल्फा वियोजित हो गया, तो बाकी कितना बचा 1 माइनस अल्फा। और ये कितना बना, देखो 1 मोल से बन रही है N, यहाँ 1 मोल था इससे N मोल बन रहे हैं, तो अल्फा वियोजित होकर कितने बना देगा N अल्फा। 1 मोल के वियोजन से बन रहे हैं कितने अणु N अणु बन रहे हैं, तो अल्फा के वियोजन से यहाँ अल्फा ही तो वियोजित हो रहे हैं, अल्फा वियोजित हो गया, बाकी ये बच गया 1 माइनस अल्फा, तो ये कितना बन जाएगा N अल्फा। अब देखो आई हम कैसे निकालते हैं, आई का फॉर्मूला होता है सहगुणन या आयनन के पश्चात कणों की संख्या और बटे सहगुणन या आयनन से पूर्व कणों की जो संख्या है वो आई है। तो अब बात करते हैं आई की। तो पहले कितने थे, अब सहगुणन के पश्चात सहगुणन हो गया, इसके N अल्फा बन गए। अब उस विलयन में इसका भी तो कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है ना, 1 माइनस अल्फा, तो इसके भी पड़े हुए हैं। देखो टोटल था 100 ग्राम, जिसमें से 20 ग्राम जो है उस सॉल्यूशन में ये वियोजित होकर ये बना चुका है, इसका भी तो 80 ग्राम बचा हुआ है ना उस सॉल्यूशन में। तो वही चीज हमारे पास टोटल सॉल्यूशन के अंदर जो होगी वो कितनी हो जाएगी 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा। तो यहां हम लिखें, इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा को हम बाहर निकालते हैं तो N माइनस 1 हो जाएगा, ये 1 इधर आ गया, I माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा N माइनस 1। अल्फा आपको कैलकुलेट करना है तो इसको इधर ले जाएंगे, तो I माइनस 1 ये इधर आ गया, N माइनस 1 इज इक्वल टू
अल्फा। ये फार्मूला है और एक ये फार्मूला है जिससे आपको कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट, ये तो हो गया आयनन के मात्रा के मध्य संबंध। बात करते हैं सैगुणन की मात्रा के मध्य क्या संबंध होगा अगर दो अणु आपस में जुड़ रहे हैं। जैसे एसिटिक अम्ल का हमने फार्मूला लिया कि n अणु थे प्रारंभ में, n अणु थे प्रारंभ में और इन्होंने आपस में जुड़कर क्या बना लिया, एक अणु बना लिया। ठीक है, n मोल थे, जुड़ने से क्या बन गए, एक मोल बन गया। अब देखो हमारे पास t = 0 टाइम, यानी कि प्रारंभ में क्या होगा, प्रारंभ में केवल इसका एक मोल है, ये होगा 0। और साम्यावस्था पर क्या होगा, इसके अल्फा मोल क्या हो गए, आपस में सैगुणित हो गए। तो बचा कितना, 1 माइनस अल्फा बच गया ये। और ये कितना बनेगा, देखो n से बनता है एक मोल, n मोल जो है वो सैगुणित होकर एक मोल बना रहे हैं इसका। तो एक के सैगुणन से कितना बन जाएगा, 1/n। और अल्फा के सैगुणन से क्या बन जाएगा, अल्फा/n। तो यहां इसका मान क्या आ जाएगा, अल्फा/n आ जाएगा। अगर हम I निकालें तो I वही फॉर्मूला है, सैगुणन के पश्चात मोलों की संख्या ये सारी हो जाएगी। टोटल मोल इतने रहेंगे विलयन में, 1 + α+n अपॉन प्रारंभ में एक मोल लिया था हमने। तो इसको सॉल्व करते हैं। I = 1 - α+α/n, n को मल्टीप्लाई करते हैं। Ni = n - n α+α, ये इधर आ जाएगा। Ni - n = α - ये n α माइनस का है, ये यहाँ कर दिया, और ये अल्फा प्लस का है। यहाँ से हम क्या करें, n को कॉमन ले लें, I - 1, और यहाँ से अल्फा को कॉमन ले लें, 1 - n हो जाएगा। यहाँ से हमने n को कॉमन ले लिया, I - 1 बचा, और यहाँ से अल्फा को कॉमन लिया हमने, और हमारे पास क्या बचा, 1 - n। आपको अल्फा कैलकुलेट करना है, तो अल्फा = ये इधर आ जाएगा, Ni - 1/1 - n। ये फॉर्मूला आपका कैलकुलेशन में काम आएगा। बात करते हैं न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल इस चैप्टर में 2 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, वो अभी आप अपने करते हैं उसको सॉल्व। दिया हुआ है K4Fe CN6 0.1 m है, 27 डिग्री सेल्सियस ताप है, 46% आयनित है, और प्रासरण दाब ज्ञात करना है आपको। तो इसके लिए प्रासरण दाब है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि पाई = CRT, लेकिन आयनित हो रहा है तो वांट ऑफ गुणांक भी आ जाएगा। तो यहाँ आपको C दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखी है, R दे रखा है, T दे रखा है, I कैलकुलेट करना है। तो I के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, α1 + α(n-1), ये फॉर्मूला हम पहले कर चुके हैं इससे पहले। तो इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखेंगे अपॉन, ये हो जाएगा। तो I = 1 + अल्फा कितना आएगा, कितने प्रतिशत वियोजित हो रहे हैं, 46% वियोजित हो रहे हैं, तो अल्फा कितना आ जाएगा, 46/100। और n हमारे पास कितना है, इसका एक मोल लेने से हमारे पास 5 मोल बनते हैं। 5 मोल कैसे बनते हैं, देखो K4FeCN6 जो है ये टूटेगा, 4K पॉजिटिव, और F + FeCN6 -1, इसका एक मोल और इसके 4 मोल, इसका एक मोल टूटने से 5 मोल बन रहे हैं। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 - 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 2.84। I की वैल्यू आ गई, इस फॉर्मूले में रखते हैं। पाई = 2.84 इंटू C आपको दिया हुआ है 0.1, इंटू R दिया है 0.08, और T 27 डिग्री सेल्सियस दिया है। इसको केल्विन में चेंज करेंगे, 27 + 273, तो ये आ जाएगा 300 केल्विन। और इसको सॉल्व करने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 6.98 एटमॉस्फेयर। एक और क्वेश्चन करते हैं, वो सैगुणन का है। हाँ जी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल है, 20 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है, हिमांक अवनमन आपको इतना दिया हुआ है, सैगुणन की मात्रा इसमें पूछी हुई है अल्फा, और KF आपको 5.1 दे रखा है। अल्फा निकालने का फॉर्मूला आपके पास है N
i माइनस वन, वन माइनस n। देखो अल्फा दो अलग अलग तरीके से निकाला हुआ है, एक बार वियोजन के लिए, एक बार सहगुणन के लिए। तो यहाँ सहगुणन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अल्फा निकालने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, n तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि बेंजोइक अम्ल है। हमने इससे पहले देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाले जितने भी हैं ये डाइमर बनाते हैं, द्विलक बनाते हैं, यानी कि दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं। तो n का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। निकालना है आपको i। तो i हम कैसे निकालेंगे, यहाँ आपको अणु भार लेना पड़ेगा, आणविक द्रव्यमान लेना पड़ेगा विलय का, क्योंकि इस क्वेश्चन से हम कैलकुलेशन से विलय का आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, i है तो सैद्धांतिक या सामान्य अणु भार, क्योंकि अगर हमें अणु संख्या गुणधर्म लेने होते तो हम प्रेक्षण वाला ऊपर लेते। तो अणु भार है तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, प्रेक्षण अणु भार। और सैद्धांतिक अणु भार हम निकाल सकते हैं क्योंकि आपको विलय दे रखा है, बेंजोइक अम्ल है C6H5COOH। तो इसका अणु भार कितना हो जाएगा, कार्बन 6 और 1 7, तो 1 का है 12 प्लस 6 हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है 16 है 1 का, तो टोटल अपने पास ये आ जाएगा 122। ये तो आ गया सैद्धांतिक। अभी हमें निकालना है प्रेक्षण। प्रेक्षण यानी कि जो आपको वैल्यू दी हुई है इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन से कितना आएगा, या इसके अकॉर्डिंग अगर हम निकालें तो हमारे पास MB का फॉर्मूला क्या है, KF अपॉन डेल TF इंटू WB अपॉन WA इंटू 1000। ये है KF का मान कितना दे रखा है आपको 5.1 और डेल TF आपको दे रखा है हिमांक अवनमन 0.317 केल्विन। विलय का दिया गया द्रव्यमान 0.3 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान 20 ग्राम, ग्राम में है तो इसको केजी में चेंज करेंगे। केजी में चेंज करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा इसमें आएगा 241। इसका द्रव्यमान जो आएगा वो कितना आएगा 241। ये तो नॉर्मल मास है इसका। हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिकल वैल्यू आ रही है वो हमारी कितनी आ रही है 241। तो यहाँ से हम I निकाल सकते हैं। I का फॉर्मूला सैद्धांतिक है 122 और ये जो है हमारे पास 241, तो कितना आ जाएगा 0.506। I की वैल्यू आ गई। I की वैल्यू अब हम यहाँ पुट करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू N का मान कितना है 2 और I हमारे पास है 0.506 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस N की वैल्यू है 2। तो हमारे पास ये आ जाएगा अल्फा 0.988 और अगर हम परसेंटेज में निकालें तो कितना आ जाएगा 98.8% ये क्या होगा सहगुणित होगा। हाँ जी, तो आपका जो विलियन चैप्टर है वो यहीं कंप्लीट होता है। और इस चैप्टर की बाकी वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ आपको सब वीडियोस के लिंक मिलेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।